तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू नमामि फ्री स्मार्ट क्लासेस। तो आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं, विषय सामाजिक अध्ययन, भारत और समकालीन विश्व 2। इसका चैप्टर 3, अध्याय 3, जिसका नाम है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। और इसके पहले मैं इसका अध्याय 2 भी अच्छे तरीके से समझा चुका हूँ, तो उसको देखने के लिए कृपया करके आप पॉडकास्ट में जाएं। ठीक है, तो ये जो वीडियो है एक पॉडकास्ट की तरह है, इसको आपको देखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। यदि आप फ्री हो तो देख सकते हैं, वरना हेडफोन लगाइए, इसको सुनिए। इसको सुनने से ही आपको पूरा चैप्टर वो क्लियर अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो इसको आपको सिर्फ हेडफोन लगाना है और सुनना है। तो इसकी जो पहली आउटलाइन है वो क्या है? आधुनिक युग से पहले। ठीक है, तो आधुनिक युग से पहले क्या था? मतलब जो आधुनिक युग, आज का युग हम मानते हैं, इसको हम आधुनिक युग बोलते हैं। इसके पहले क्या था? तो जब हम वैश्वीकरण की बात करते हैं तो आमतौर पर हम ऐसी आर्थिक व्यवस्था की बात करते हैं जो मोटे तौर पर पिछले लगभग 50 सालों से ही हमारे सामने आई है। मतलब हम वैश्वीकरण की बात जब कर रहे हैं तो कैसी एक आर्थिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं जो 50 सालों से ही हमारे सामने आई है। मतलब सिर्फ 50 सालों का ही अंतर है। ठीक है, तो वैश्वीकरण का मतलब होता है कि सभी विश्व एक दूसरे से जुड़ जाना। ठीक है, व्यापार चलने लगना, कनेक्ट हो जाना आपस में। तो ये पिछले 50 साल से ही हमारे सामने ये व्यवस्था आई है। लेकिन जैसा कि आप इस अध्याय में देखेंगे, भूमंडलीकृत विश्व के बनने की प्रक्रिया, तो इसमें हम देखेंगे कि ये प्रक्रिया कैसे है। व्यापार का, काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते लोगों का, पूंजी व बहुत सारी चीजों की वैश्विक आवाजाही का एक लंबा इतिहास रहा है। तो ये भूमंडलीकृत विश्व ऐसे ही नहीं बन गया। ठीक है, इसमें कितना महत्व रहा है व्यापार, काम की तलाश में। सबसे ज्यादा तो यही है कि काम की तलाश में लोग एक जगह से जो दूसरी जगह जाते हैं, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, और पूंजी और बहुत सारी चीजों की वैश्विक आवाजाही का एक लंबा इतिहास है। ठीक, आज जब हम अपने जीवन में वैश्विक आपसी संपर्कों के बारे में सोचते हैं तो हम उन युगों के बारे में भी जानना चाहिए जिनसे गुजरते हुए हमारी यह दुनिया ऐसी बनी है। मतलब हम इतिहास क्यों पढ़ते हैं? इतिहास पढ़ने से, याद करने से हमें कुछ मिल रहा है क्या? लेकिन हमें वर्तमान पता होने के साथ साथ अपना इतिहास भी पता होना चाहिए कि हमारे साथ पहले क्या क्या घटनाएं घटित हुई, या हमारे देश के साथ क्या क्या हुआ, कौन कौन रहे, कौन कौन महान राजा रहे, कौन कौन क्रूर रहे। ठीक है, तो वही है इसमें कि जब हम आज वैश्विक आपसी संपर्कों के बारे में सोचते हैं तो हमें उन लोगों के बारे में भी जानना चाहिए जिनसे गुजरती हुई हमारी ये दुनिया ऐसी बनी। ठीक, इतिहास के हर दौर में मानव समाज एक दूसरे के ज्यादा नजदीक आते गए हैं। तो इतिहास के हर दौर में, मतलब जैसे ही इतिहास का दौर बढ़ता गया, आगे हम चलते गए, तो जो मानव समाज है वह एक दूसरे के नजदीक आता गया है। ठीक है, प्राचीन काल से ही यात्री, व्यापारी, पुजारी और तीर्थयात्री ज्ञान, अवसरों और आध्यात्मिक शांति के लिए या उत्पीड़न, यातनापूर्ण जीवन से बचने के लिए दूर दूर की यात्राओं पर जाते रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो लोग ये इसमें ये दर्शाए गए हैं, ठीक है, ये अपनी आध्यात्मिक शांति के लिए, मतलब अपने उत्पीड़न से बचने के लिए, मतलब यहाँ से वहाँ जाते ही रहे हैं। ठीक है, अब इसमें एक शब्द है उत्पीड़न या यातनापूर्ण जीवन। तो उत्पीड़न या यातनापूर्ण जीवन मतलब होता है कि कष्टदायक जीवन। जहाँ वो रहते हैं, वो लोकल में जहाँ वो रह रहे थे, वहाँ उनका जीवन सही नहीं गुजर रहा था, तो वो यात्रा पर निकल गए। ठीक है, यात्रा पर निकले, नए नए लोगों से मिले, अपने ज्ञान को बांटा। ठीक है, इससे दो फायदे हुए। एक तो उनका जो जीवन यातनापूर्ण था उसमें उनको आध्यात्मिक शांति मिल गई, और जो ज्ञान है वो भी चारों तरफ बढ़ता जा रहा है। और व्यापारी लोग तो वैसे शुरू से ही
यहाँ के वहाँ होते रहे हैं, ठीक है। अब अपनी यात्राओं में ये लोग तरह तरह की चीजें, पैसा, मूल्य, मान्यताएं, हुनर, विचार, आविष्कार और यहाँ तक कि कीटाणु और बीमारियां भी साथ लेकर चलते रहे हैं। अब मैंने अभी बताया कि भाई एक स्थान से दूसरे स्थान गए, ज्ञान बांट रहे हैं, ठीक। इसके साथ साथ तरह तरह की चीजें, भाई जो चीज इस एरिया में चलती है उस एरिया के लोगों ने देखी नहीं, वो भी अपने साथ लेके गए नई चीज, ठीक है। पैसा, मूल्य, मान्यताएं, ठीक है। अपने हुनर, अपने विचार, जो उन्होंने अपने आविष्कार किए नए, वो, ठीक। और साथ साथ में एक चीज और आ गई, वो है कीटाणु, ठीक है। अब कीटाणु जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, ठीक। अब उसको कोई कीटाणु लगा है, कोई बीमारी है, अब उसको यहाँ तो है, वो वहां गया, ठीक, तो वहां भी फैलाएगा। तो भाई अच्छी चीजें तो साथ साथ गई, लेकिन बुरी चीजें भी साथ में निकल गई, ठीक। 3000 ईसा पूर्व में समुद्र तटों पर होने वाले व्यापार के माध्यम से सिंधु घाटी की सभ्यता उस इलाके से भी जुड़ी हुई थी, जिसे आज हम पश्चिमी एशिया के नाम से जानते हैं। ये बात हो रही है 3000 ईसा पूर्व, ठीक है। समुद्री तटों पर होने वाले व्यापार के माध्यम से, तो पहले का व्यापार कैसे होता था? समुद्री तटों पर, ठीक। जो सिंधु घाटी की सभ्यता उस इलाके से भी जुड़ी हुई थी, जिसे आज हम पश्चिमी एशिया के नाम से जानते हैं। तो जो आज हम पश्चिमी एशिया बोलते हैं जिसको, ठीक, वहां पर भी सिंधु घाटी की सभ्यता जुड़ी हुई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1000 साल से भी ज्यादा समय से मालदीव के समुद्र में पाई जाने वाली कौड़ियाँ, कौड़ी तो सब जानते हैं, जिन्हें पैसे या मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। तो कौड़ी देखी होगी, जिससे हम गेम, वो अट्ठू गेम है ना, अट्ठू, अट्ठू गेम खेलते हैं, जादू टोना टोटका में उसका इस्तेमाल होता है। पहले ये चलती थी, मतलब इसका, ये पहले पैसों की जगह ये कौड़ी चलती थी, इसलिए तो बोलते फूटी कौड़ी। इसकी तो मैं फूटी कौड़ी भी ना दूं, तो ये शब्द कहाँ से आया, फूटी कौड़ी? तो फूटी कौड़ी का मतलब एक वैल्यू होती थी, ये पैसे थे हमारे उस समय के, ठीक है। दमड़ी, फूटी कौड़ी, मतलब अब मुझे तो उतना ज्यादा नहीं पता, लेकिन ये सब होते थे। चीन और पूर्वी अफ्रीका तक पहुंचती रही हैं। तो 1000 साल से भी ज्यादा समय से ये जो मालदीव है अपना, जो मालदीव के समुद्र में जो ये फूटी कौड़ी पाई जाती हैं, फूटी बोल रहा हूँ, कौड़ियाँ पाई जाती हैं, वो चीन और पूर्वी अफ्रीका तक पहुंचती रही हैं, ठीक। अब बीमारी फैलाने वाले कीटाणुओं का दूर दूर तक पहुंचने का इतिहास भी 7वीं सदी तक ढूंढा जा सकता है। भाई लोग यहाँ से वहां होंगे, बीमारी फैलेंगी, ठीक है, निश्चित बात है ये। लोग यहाँ से वहां होंगे, यहाँ की बीमारी वहां, ये सब होगा। 13वीं सदी के बाद तो इनके प्रसार को निश्चय ही साफ देखा जा सकता है। तो बात करें हम 13वीं शताब्दी के बाद, तो ये जो प्रसार है इनका, कीटाणु का, बीमारियों का या और चीजों का, ये हमें साफ देखने मिलता है। चलो, अभी एक चित्र आया है, बड़ा सुंदर सा चित्र है, बहुत अच्छा लगता है जब चित्र आता है। यह एक स्मृति शिला पर पानी के एक जहाज का चित्र, गोवा गोवा संग्रहालय, 10वीं शताब्दी। तो स्मृति शिला क्या होती है? जब लोग अपनी स्मृतियां, आजकल वीडियो बना लेते, फोटो खींच लेते, पहले के लोग पत्थरों पर उकेर देते थे, ठीक है। पश्चिमी तट के क्षेत्र में पाई गई नवीं सदी के बाद की स्मृति शिलाओं पर जलपोतों की तस्वीरों से उस काल में समुद्री व्यापार के महत्व का पता चलता है। तो यहाँ देखो, पश्चिमी तट के क्षेत्र में पाई गई है ये 9वीं शताब्दी के बाद की स्मृति शिला है, ठीक है। इसमें आप देखो, ये क्लियर देख सकते हैं, ये जलपोत यानी कि एक नाव बनी है, ठीक। एक जहाज है, बड़ा सा जहाज, ठीक है। और बड़े से जहाज
पर ये लोग व्यापार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो यही चीजें दर्शाती हैं कि उस समय व्यापार चलता था, वो समुद्री तटों से ही चलता था। ठीक। चलो अब आ जाते हैं हम 1.1, रेशम मार्ग। तो भाई साहब, रेशम जो एक कीड़े से निकलता है, ठीक है, सिल्क बॉर्म जिसको बोलते हैं या रेशम का कीड़ा बोलते हैं। ठीक। तो ये रेशम हमारे भारत देश में बहुत ही ज्यादा, मतलब रेशम उत्पादन होता था, बहुत इसका व्यापार होता था। ठीक है। तो रेशम मार्ग यानी सिल्क रूट से जुड़ती दुनिया। अब इस सिल्क रूट के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे कि ये सिल्क रूट क्या होता है। ठीक है। इससे कैसे दुनिया जुड़ी। तो आधुनिक काल से पहले के युग में दुनिया के दूर दूर स्थित भागों के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्कों का सबसे जीवंत उदाहरण सिल्क मार्गों के रूप में दिखाई देता है। मतलब जो दूर दूर स्थित भाग हैं, ठीक है, इसमें व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्क कैसे हुए, इसका एकमात्र जीवंत उदाहरण क्या है? सिल्क, यानी सिल्क मार्ग। जिस मार्ग से ये सिल्क का व्यापार होता था उसको हम सिल्क मार्ग या सिल्क रूट बोलते हैं। ठीक। अब सिल्क मार्ग नाम से ही पता चलता है कि इस मार्ग से पश्चिम को भेजे जाने वाले चीनी रेशम का कितना महत्व था। ठीक है। तो अभी मैंने बताया, इतिहासकारों ने बहुत सारे सिल्क मार्गों के बारे में बताया है। जमीन या समुद्र से होकर गुजरने वाले ये रास्ते न केवल एशिया के विशाल क्षेत्रों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करते थे, बल्कि एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से भी जोड़ते थे। तो ये या तो जमीन से होकर गुजरते थे या समुद्र से होकर गुजरते थे। तो ये एशिया के विशाल क्षेत्रों को ही एक दूसरे से नहीं जोड़ रहे। ठीक है। इसके अलावा एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से भी जोड़ते थे। ठीक। अब एशिया महाद्वीप यहाँ पर है, तो एशिया का एशिया में तो भाई आराम से व्यापार हो जाता था क्योंकि जमीन से होता था। अब एशिया पूरा महाद्वीप है, जमीन से चले जाओ भाई, समुद्र की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन एशिया के अलावा भाई आप यूरोप चले जाओ, ये अलग कॉन्टिनेंट। ठीक है। और इसके अलावा जो उत्तरी अफ्रीका है ये भी अलग कॉन्टिनेंट। ठीक। तो इनको भी ये सिल्क मार्ग, जो सिल्क रूट है, वो जोड़ता था। अब आप समझ जाओ कि कहाँ तक सिस्टम फैला हुआ था। ऐसे मार्ग ईसा पूर्व के समय में ही सामने आ चुके थे। ठीक है। ईसा पूर्व के समय में ही मतलब ईसवी, जब से ईसवी अपना जो सन चलता है उसके पहले ही। ठीक है। और लगभग 15वीं शताब्दी तक अस्तित्व में थे। 15वीं शताब्दी तक तो ये अस्तित्व में थे। इसी रास्ते से चीनी पॉटरी जाती थी और इसी रास्ते से भारत व दक्षिण पूर्व एशिया के कपड़े व मसाले दुनिया के दूसरे भागों में पहुंचते थे। और बाजू में एक चित्र बना हुआ है, चीन की एक गुफा, ये देखो यहाँ पर चीन की एक गुफा पेंटिंग में दर्शाया गया सिल्क मार्ग। 8वीं सदी, गुफा 217, मोआगो ग्राटोज, गंसू, चीन। ये इसका एक स्थान का नाम है। और यहाँ पर मैं आप क्लियरली देख सकते हो, जो चित्र बना हुआ है। देखो अपनी तो इतनी समझ में नहीं आएगा ये चित्र, लेकिन कुछ घोड़े मोड़े जाते हुए एक मार्ग दिखाया गया है जो कि सिल्क रूट है। ठीक है। इससे मतलब सिद्ध होता है कि ये एग्जिस्ट करता था। तो हम क्या पढ़ रहे थे, इसी रास्ते से चीनी पॉटरी, पॉटरी तो जानते ही हो, मिट्टी से बने हुए बर्तन वगैरह। और इसी रास्ते से भारत व दक्षिण पूर्व एशिया के कपड़े व मसाले दुनिया के दूसरे भागों में पहुंचते थे। यही वो रास्ता था जहाँ पर मिट्टी के बर्तन वगैरह भी जाते थे। मतलब भारत व दक्षिण पूर्व एशिया के कपड़े और मसाले भी दुनिया के दूसरे भागों में पहुंचते थे। वापसी में सोने चांदी जैसी कीमती धातुएं यूरोप से एशिया पहुंचती थी। मतलब सोने चांदी जैसी कीमती धातुएं भी कहाँ से, यूरोप से एशिया तक आती थी। ठीक। व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलती थीं। शुरुआती काल में ईसाई मिशनरी निश्चय ही इसी मार्ग से एशिया में आते होंगे। अब व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान दोनों प्रक्रियाएं चलती रहती थी। देखो मार्ग बन गए, व्यापार भी चल रहा है। अब सांस्कृतिक आदान प्रदान क्या होता है, हमारे भारत देश की संस्कृति है, ठीक है, चाइना की अलग है भाई।
अलग अलग देशों की अलग अलग संस्कृति होती है। तो भाई हम अपनी वेशभूषा से, अपने तौर तरीकों से वहां जाएंगे तो वो लोग भी देखेंगे यार ये क्या है, हम लोग भी देखेंगे ये क्या है। तो इसी से हमारी जो सांस्कृतिक चीजें हैं, जो संस्कृति है हमारी, उनका आदान प्रदान होता है। पता लगता है दूसरे देशों को कोई हमारे भारत देश का ये, मतलब ऐसे यहाँ की वेशभूषा है, ये यहाँ की भाषा है। ठीक है। शुरुआती काल के ईसाई मिशनरी, तो जो एक अंदाजा लगाया गया है कि जो ईसाई मिशनरी थे, ठीक है, मिशनरी, ईसाई मिशनरी तो आप लोग जानते ही हो। ठीक। वो भी इसी रास्ते से एशिया के मतलब एशिया में प्रवेश करते थे। ठीक। कुछ सदी बाद मुस्लिम धर्मोपदेशक भी इसी रास्ते से दुनिया में फैले। मतलब एक ऐसा रास्ता था जो सिल्क रूट के अलावा इस रास्ते से बहुत सारे काम हुए हैं। ठीक है। इसको हम सिल्क रूट ही नहीं बोल सकते। तो इसलिए इस रूट का इतना महत्व है क्योंकि पूरे देश दुनिया से जुड़ा हुआ मार्ग था ये। ठीक। इसी मार्ग से ईसाई मिशनरी, जो मुस्लिम थे, जो उपदेश देने वाले, धर्म का उपदेश देने वाले, वो भी इसी मार्ग से आते थे। ठीक है। और इसी मार्ग से वो विश्व में फैले थे। इससे भी बहुत पहले पूर्वी भारत में उपजा बौद्ध धर्म सिल्क मार्ग की विविध शाखाओं से ही कई दिशा में फैल चुका था। लो, एक ये बचा था बौद्ध धर्म, तो ये भी इसी मार्ग का उपयोग करके कई दिशाओं में फैला हुआ था। 1.2 में क्या है, भोजन की यात्रा, स्पेगेटी और आलू। इसमें एक आप लोगों को एक नया वर्ड मिला, स्पेगेटी। तो स्पेगेटी क्या है? तो एक पास्ता समझो उसको, जैसे पास्ता होता ना, ये एक प्रकार का एक लंबा पतला ठोस बेलनाकार टाइप का एक पास्ता है, जो पुराने समय में पाक शैली का एक मुख्य भोजन होता था। ठीक है। और जैसे ही अन्न पास्ता किससे बनता है, मैदा और पानी से, तो ये जो स्पेगेटी है वो भी इसी से बनता था। ठीक। तो हमारे खाद्य पदार्थ दूर देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान के कई उदाहरण पेश करते हैं। जो हमारे खाद्य पदार्थ, देखो कई चीजें हम यहाँ खाते हैं वो यहाँ की नहीं है। ठीक है भाई, जो आजकल हम नूडल्स खा रहे हैं, या तो उसको बोलते ही चाइनीज है। ठीक है। चाउमीन वगैरह ये सब, जो मोमोज वगैरह ये सब खाते हैं, ये कहाँ का है? हमारे यहाँ का थोड़ी है, ये चाइना का है। ठीक है। तो ये सांस्कृतिक आदान प्रदान में ये खाद्य पदार्थों की भी मुख्य भूमिका रही है। जब भी व्यापारी और मुसाफिर किसी नए देश में जाते थे, तो जाने अनजाने वहां नई फसलों के बीज बोआते थे। तो जाने में अनजाने में, अब जाने में कैसा कि बो दिया, अनजाने में कैसा कि भाई कुछ रखे हैं उनने, कहीं जैसे बेर खाया मान के चलो, भारत देश से वो बेर लेके गए चाइना, कहीं बैठ के उन्होंने बेर खाया, गुठली वहीं फेंक दी, लो भाई पेड़ लग गया बेर का। तो इस तरीके से आदान प्रदान होते थे। संभव है कि दुनिया के विभिन्न भागों में मिलने वाले झटपट तैयार होने वाले खाद्य पदार्थों को भी साझा स्रोत रहे हो। अब झटपट तैयार होने वाले, रेडी टू, जो जो तुरंत में रेडी हो जाते हैं, जैसे आज के समय में मैगी चलती है। आइए स्पेगेटी और नूडल्स का ही उदाहरण लें। माना जाता है कि नूडल्स चीन से पश्चिम में पहुंचे और वहां उन्हीं से स्पेगेटी का जन्म हुआ। अब इसमें क्या समझाने वाली बात? यह संभव है कि पास्ता अरब यात्रियों के साथ 5वीं सदी में सिसिली पहुंचा, जो अब इटली का ही एक टापू है। तो ये माना जा रहा है कि जो पास्ता है, अरब यात्रियों के साथ 5वीं सदी में सिसिली, सिसिली क्या है, इटली का एक टापू, तो वहां पहुंचा। इसी तरह के आहार भारत और जापान में भी पाए जाते हैं। इसलिए हो सकता है कि हम कभी यह ना जान सकें कि उनका जन्म कैसे हुआ होगा। लो, तो इसी तरह के जो आहार है वो भारत में भी मिलते हैं, जापान में भी मिलते हैं। तो शायद ये हम नहीं जान सकते कि ये कैसे बने, क्या है। ठीक है। फिर भी इन अनुमानों के आधार पर इतना जरूर कहा जा सकता है कि आधुनिक काल से पहले भी दूर देशों के बीच सांस्कृतिक लेन देन चल रहा होगा। तो जब एक सी चीजें आ गई कि ये चीज यहाँ भी है, ये चीज वहां भी है, तो हम लोग इससे ये अनुमान तो लगा सकते हैं कि भाई
जो सांस्कृतिक आदान प्रदान है वो चलता था। अब है आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद और ऐसे ही बहुत सारे दूसरे खाद्य पदार्थ लगभग 500 साल पहले हमारे पूर्वजों के पास नहीं थे। अब जो आप आलू, सोया, मूंगफली, मक्का ये सब देखते हैं, 500 साल पहले हमारे पूर्वजों के पास होते ही नहीं थे। ठीक है। तो ये खाद्य पदार्थ यूरोप और एशिया में तब पहुंचे जब क्रिस्टोफर कोलंबस, ये आ गया कोलंबस, ये पूरे उसमें छाया हुआ है, गलती से उन अज्ञात महाद्वीपों में पहुंच गया था जिन्हें बाद में अमेरिका के नाम से जाना जाने लगा। तो जो कोलंबस है, इसका नाम आपने सुना होगा। ठीक है। ये अज्ञात महाद्वीप में पहुंच गया था जो आज हम अमेरिका जिसको बोलते हैं, मतलब अमेरिका की जो खोज है वो कोलंबस ने की थी। ठीक है। वो कई जगह सुनते हैं कि वास्को डी गामा भारत आया, उसने यहाँ की खोज की भारत की। तो उसने भारत की खोज नहीं की थी, उसने भारत तक पहुंचने का एक समुद्री मार्ग जो है उसकी खोज की थी। अब उनकी भाषा में तो यही हुआ कि उनने भारत की खोज की। उस समय तो उनको नहीं था पता कि भाई कोई भारत देश है। वो समुद्री मार्गों से होता हुआ एक देश पहुंच गया, तो वही जो भारत देश था। तो भाई उनके लोग बोलने लगे कि इसने भारत की खोज की, तो उनकी जान में सही बात है कि उन्होंने भारत की खोज की। लेकिन अपनी तरफ से उसने भारत तक पहुंचने का समुद्री मार्ग जो खोजा था, भारत की खोज नहीं की। ठीक, भारत अपना बहुत पुराना है। ठीक। यहाँ अमेरिका का मतलब उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और कैरेबियन द्वीप समूह सभी से है, मतलब ये सभी इसमें आते हैं। दरअसल हमारे बहुत सारे खाद्य पदार्थ अमेरिका के मूल निवासियों यानी अमेरिकन इंडियनों से हमारे पास आए हैं। तो हमारे बहुत सारे खाद्य पदार्थ जो हैं वो, जो अमेरिकन इंडियन का मतलब होता है जो अमेरिकन है, ठीक है, जो अमेरिका में रहते हैं इंडियन। ठीक है। तो इस तरीके के लोग। ठीक। अब एक चित्र था, थोड़ा सा इसको देखते हैं, इस चित्र में क्या था। देखो, वेनिस एवं पूर्वी विश्व से आए व्यापारी चीजों की अदला बदली करते हुए मार्को पोलो, बुक ऑफ मार्वल्स, 15वीं सदी। ये वेनिस से या पूर्वी विश्व से आए व्यापारी लोग हैं। ठीक है। और ये बुक ऑफ मार्वल्स से लिया गया एक चित्र है। ठीक। चलो अब आगे बढ़ते हैं। कई बार नई फसलों के आने से जीवन में जमीन आसमान का फर्क आ जाता था। ठीक। भाई नई फसलें आ जाती हैं कई बार। ठीक। जिससे जो जीवन है उसमें जमीन आसमान का फर्क आ जाता था। साधारण से आलू का इस्तेमाल शुरू करने पर यूरोप के गरीबों की जिंदगी आमूल रूप से बदल गई थी। भाई साधारण सा आलू, आज हम समझ सकते इंडियन हैं हम। ठीक है। हम समझ सकते हैं कि अपने जीवन में आलू की कितनी महत्वता है। यदि आलू ना होता तो हम क्या खाते, देखो खाते तो, ऐसा तो नहीं कि आलू नहीं था को हम भूखे मरते थे। लेकिन आलू आने से हमारी जिंदगी कितनी आसान हो गई है। एक तो सस्ता होता है। ठीक है। दूसरी चीज उसमें सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं। तीसरी चीज उस, मतलब उस ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो बोलता होगा कि मैं आलू नहीं खा सकता। आलू सभी लोग ही खाते हैं। ठीक। आलू मतलब सब खा लेते हैं। ठीक। और हर सब्जी में ये डलता है। मतलब कई प्रकार की चाट बनाई जाती हैं, अब मैं क्या बताऊं, आप लोग तो सब जानते हैं। तो एक छोटा सा आलू, साधारण सा आलू कैसे किसी का जीवन परिवर्तित कर सकता है, आज हम लोग समझ सकते हैं क्योंकि हम इंडियन है। आलू का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। ठीक है। डेली आलू की सब्जी ही बनती है। ठीक है। तो उस आलू से यूरोप के जो गरीब हैं उनकी कैसे जिंदगी बदल गई, बताओ। छोटे से आलू ने उनकी जिंदगी बदल दी। ठीक है। आज जो दक्षिण कोरिया है, नॉर्थ कोरिया जिसको सब लोग जानते हैं, किम जोंग उन, वहाँ के जो लोग हैं वो आलू खा के ही जिंदा है। ठीक है। उसके बारे में आप रिसर्च करना थोड़ी सी। उनका भोजन बेहतर हो गया, उनकी औसत उम्र बढ़ने लगी, क्योंकि पहले उनको खाना नहीं मिलता था। भाई खाना नहीं मिलता था तो मरते थे। ठीक। आलू आने से उनका जो खाना का जो पूर्ति है वो पूरी होने लगी और उनकी औसत उम्र बढ़ने लगी।
आयरलैंड के करीब काश्तकार जो आलू पर इस हद तक निर्भर हो चुके थे कि जब 1840 के दशक के मध्य में किसी बीमारी के कारण आलू की फसल खराब हो गई तो लाखों लोग भुखमरी के कारण मौत के मुंह में चले गए। मतलब आयरलैंड के जो गरीब काश्तकार थे वो आलू पर ऐसे डिपेंड हो गए थे कि आलू की फसल खराब हो गई तो कई लोग निपट गए। ठीक है। अब ये सोचो, तो ये इस तरीके से कोई एक नई फसल लोगों की जिंदगी बदल सकती है। ठीक। इसके बाद जो 1.3 है वो विजय, बीमारी और व्यापार। तो इसको हम अगली वीडियो में पढ़ लेंगे। इसके बाद ये चित्र देखो थोड़ा सा, एक अच्छा सा चित्र बना है। आयरलैंड में आलू अकाल, इलिस्ट्रेटेड लंदन न्यूज। तो एक इलिस्ट्रेटेड है जब आलू का अकाल पड़ा था। फसल कट जाने के बाद बचे कुचे आलू की उम्मीद में खेत की मिट्टी खोदते बच्चे। 1845 से 1849 के बीच पड़े भयानक आयरिश आलू अकाल के दौरान आयरलैंड के लगभग 10 लाख लोग भुखमरी के कारण मारे गए थे और इससे दुगने लोग काम की तलाश में घर बार छोड़कर दूसरे इलाकों में चले गए थे। तो ये इसका एक इलस्ट्रेटेड है, मतलब एक बनाया गया चित्र है उस समय को दर्शाता हुआ। ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। ठीक। तो ऐसे ही ये पॉडकास्ट वीडियो में आपके लिए लाता रहूँगा, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो ये पॉडकास्ट का फ़ायदा ये है कि आप लोगों को वही किताब उठा के पढ़ने में बोरियत लगती है, मुझे पता है स्टूडेंट को लगती है, थोड़ी नींद आती है। ठीक है। तो भाई साहब मोबाइल सबके पास है, हेडफोन सबके पास है, बढ़िया कानों में हेडफोन फंसाओ, ये लगाओ रख दो एक तरफ। इसकी क्वालिटी भी 144 पे कर दो, ज़्यादा नहीं करना। ठीक है। मस्त आंखें बंद करो, सुनो ध्यान से। तो सुनने से होता क्या है कि जल्दी याद होता है, बोले ना सुनने से जल्दी याद होता है। ठीक। पढ़ने से तो होता है लेकिन सुनने से और जल्दी याद होता है। ठीक है। इसलिए हमें किसी का समझाना जो है वो जल्दी समझ में आता है, खुद से समझ के हम ज़्यादा अच्छे से नहीं कर पाते। तो आशा है आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे और कर रहे होंगे। ठीक है। तो इसी के साथ अब हम मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय।